कि सबसे खराब अपॉइंटमेंट पिछले 40 साल में हुई है। वो सरकार के दबाव में कभी नहीं आते थे, कभी सरकार से डरते नहीं थे। आज क्या हो रहा है कि सरकार ट्रायल कोर्ट के आदेशों को मानती ही नहीं है। कोलेजियम सिस्टम हैज बीन अ डिजास्ट्रस फेलियर। आज के दिन पॉलिटिकल लाइफ बहुत ही अजीब सी हो गई है। पाकिस्तान सबसे बड़ा मिसाल है। मैं कहता हूँ बेंच में तब बोलना चाहिए, बाहर निकल के बोलने का कोई फायदा नहीं है। गांधी, नेहरू, पटेल, जस्टिस लेना बहुत महंगा हो गया है। मैं मानता हूँ अच्छे वकीलों को केस नहीं देते। अगर हमारी सुप्रीम कोर्ट में इतनी ताकत नहीं है, बेल इज अ राइट, जेल इज एन एक्सेप्शन। एविडेंस बेस्ड और फैक्ट बेस्ड बातें होंगी। मेरा काम नहीं है आपको एविडेंस देने का, मीडिया को ये सब ढूंढना चाहिए। कोलेजियम इज नॉट डूइंग इट्स जॉब प्रॉपर्ली। जज साहब ने बोला स्टॉकिंग इज नॉट एन ऑफेंस। व्हाट नॉनसेंस। दलित गांव के बाहर रहते हैं बेचारे। जुडिशियरी इज डेफिनेटली डोमिनेटेड बाय हाई कास्ट इंड्यूस। पार्टी नहीं रही, दो ही लोग पार्टी चला रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता बेबाक और आज हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील दुष्यंत दवे। दुष्यंत दवे बड़ौदा से दिल्ली तक की यात्रा इन्होंने की है और कई दशक इन्होंने अदालतों को दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट में इनकी पहचान एक दबंग वकील के रूप में है। दुष्यंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू। कलकत्ता हाई कोर्ट का एक फैसला था जिसमें कि एक केस की सुनवाई करते हुए जज ने कई सारी एडवाइजरी जारी कर दी थी और उसमें एक ये भी कहा गया था कि लड़कियों को अपनी यौन इच्छा पर काबू रखना चाहिए। उस पर सुप्रीम कोर्ट काफ़ी तल्ख टिप्पणी की है और उसको अनएक्सेप्टेबल बताया है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि राहुल गांधी के मामले में जो कन्विक्शन का फैसला आया, वो जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि आपने मैक्सिमम पनिशमेंट दे दिया, लेकिन आपने ये फैसले में लिखा ही नहीं कि किस ग्राउंड पर मैक्सिमम पनिशमेंट दिया गया। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं। तो जो इस तरह की बातें न्यायपालिका से बाहर निकलती हैं, तो क्या लगता है कि जजों का जो अपॉइंटमेंट है उसके चयन में कोई दिक्कत है? आप मानते हैं ऐसा? देखिए, एक पहले तो हमें एक चीज़ समझनी चाहिए कि जजेस भी समाज से आते हैं और समाज में जैसे लोग हैं ऐसे रिप्रेजेंटेशन जुडिशरी में भी आएगा। जजेस कोई आसमान से नहीं आते हैं। कि पिछले कम से कम 40 साल से जब से सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया सेकंड जजेस केस में 1991 में और बोला कि अब से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट्स कोलेजियम सिस्टम करेगी और वो कोलेजियम सिस्टम विल बी हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मैं जरूर मानता हूँ और दावे के साथ कह सकता हूँ कि सबसे खराब अपॉइंटमेंट पिछले 40 साल में हुई है जुडिशरी में। जब तक एग्जीक्यूटिव थी, थोड़े बहुत चंद जजेस वेर बैड, बट बाय एंड लार्ज द क्वालिटी ऑफ जजेस इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटेंस, उनकी इंटीग्रिटी, उनकी कर्टसी, इन सब जो एक जज को होना चाहिए, ट्रू सेंस में जज होना चाहिए, वो जजेस उस जमाने में थे। 1978 में मैंने जब प्रैक्टिस चालू की गुजरात हाई कोर्ट में, तो करीब 14 या 16 जजेस थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक एक जज दूसरे जज से काबिलियत में ऊपर था, इंटीग्रिटी में बहुत ही ज़बरदस्त थे। उनकी कोर्ट की बिहेवियर इम्पेकेबल थी। बहुत सुंदर तरीके से वो कोर्ट में पेश होते थे, वकीलों से बातचीत करते थे, वकीलों से सुनवाई करते थे और जजमेंट्स जो देते थे वो जजमेंट्स की क्वालिटी एक बहुत सुंदर क्वालिटी थी। और सबसे ऊपर बात ये थी कि वो सब जजेस फियर्सली इंडिपेंडेंट थे। वो सरकार के दबाव में कभी नहीं आते थे, कभी सरकार से डरते नहीं थे। मैं आपको एक दाखला दे सकता हूँ। जस्टिस पी.डी. देसाई जो कि गुजरात हाई कोर्ट के जज थे और फिर बाद में हिमाचल प्रदेश, कलकत्ता और बम्बई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, तीनों के। और सुप्रीम कोर्ट में आने से उन्होंने इनकार कर दिया जब चीफ जस्टिस वेंकटचलैया ने उनको आग्रह किया, क्योंकि उनके जूनियर जज गुजरात से पहले आ गए थे सुप्रीम कोर्ट में। जब वो रिट साइड पर बैठते थे गुजरात हाई कोर्ट में, और उस जमाने में मैं यंग सरकारी वकील था, सरकार को डिफेंड करता था, पूरी सचिवालय में एक डिसीजन था कि कोई गलत डिसीजन नहीं लो। जैसे ही गलत डिसीजन लिया, दूसरे दिन रिट हुई और जस्टिस पी.डी. देसाई की कोर्ट उसको स्टे कर देती थी। अगर किसी को पेंशन नहीं मिलता था तो जस्टिस देसाई वुड इंश्योर, मुझे बोलते थे कि मिस्टर दवे, कल सुबह 11 बजे तक अकाउंटेंट जनरल की ऑफिस से फाइल लेकर आदमी यहाँ आना चाहिए।
नाउ अकाउंटेंट जनरल की ऑफिस राजकोट थी और राजकोट से अहमदाबाद सुबह 11 बजे आया। आज ऑर्डर करते थे, नेक्स्ट डे मॉर्निंग 11 o'clock ही हैड टू बी प्रेजेंट विद द फाइल, और ही वुड मेक श्योर कि उस आदमी का पेंशन तुरंत क्लियर हो गया। नाउ ऐसी भावना थी, सरकार से डरती नहीं है, सरकार उनसे डरती थी। अगर उनके आदेश की किसी ने उनको इग्नोर किया, कोई आदेश को माना नहीं, स्टे ऑर्डर को, तो कंटेम्प्ट सीधा हो जाता था। जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया कि हाई कोर्ट शुड नॉट आस्क ऑफिशियल्स टू कम। चीफ जस्टिस पीडी देसाई ने, मुझे जहाँ तक याद है, कम से कम मेरी प्रेजेंस में 10 बार डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी और 50-100 बार दूसरे अफसरों को कोर्ट में बुलाया होगा, क्योंकि उनके आदेश का उन्होंने अपमान किया था। आज क्या हो रहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्टों के या ट्रायल कोर्ट के आदेशों को मानती ही नहीं है, क्योंकि सरकार के सामने कोई कंटेम्प्ट नोटिस ही नहीं हो रही है। कितनी बार ऐसे हुआ है, आज मैं अभी 50 और 100 केस ऐसे हैं जहाँ जजमेंट आ गए, सरकार इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। तो ये सब जो हुआ, ये कोलेजियम सिस्टम आने के बाद जजेस का सिलेक्शन बहुत ही बुरा हो गया है। ना तो इन जजेस में कोई, आई मीन एक्सेप्शंस आर देयर आर मेनी गुड जजेस इन द सिस्टम। मैं नहीं कहता हूँ कि सब जजेस खराब है, बट बहुत सारे जजेस ऐसे आ गए हैं पिछले 40 साल में जो जजेस अपॉइंटमेंट के लायक नहीं थे, जिनमें कॉम्पिटेंस नहीं थी, बहुत सारे में इंटीग्रिटी नहीं थी। There have been serious allegations of financial integrity against many judges in last 40 years, including many chief justices of India. शांति भूषण जी ने तो एक सील कवर में सुप्रीम कोर्ट को दिया था कि 10 से 12 चीफ जस्टिस के सामने फाइनेंशियल इंटीग्रिटी क्वेश्चनेबल है, और सुप्रीम कोर्ट ने कभी करेज नहीं दिखाया उस कवर को ओपन करने का, और उस केस को फिर अल्टीमेटली खारिज कर दिया। कोलेजियम सिस्टम हैज़ बीन अ डिजास्ट्रस फेलियर। आपके हिसाब से कोलेजियम सिस्टम में क्या कमी है, और जो पहले एग्जीक्यूटिव का रोल था ज़्यादा, और जो बाद में उसको एक एनजेएसी के रूप में भी लाया गया जो चला नहीं, तो उसमें आपके हिसाब से क्या बेटर है, कैसे कंपैरिजन करते हैं आप? आज के दिन एग्जीक्यूटिव ऐसी हो गई है कि जजेस की अपॉइंटमेंट उनके हाथ पर आप छोड़ नहीं सकते। आज प्रेजेंट डे एग्जीक्यूटिव, आई मीन अंडर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी, मिसिस गांधी ने भी जुडिशरी को स्टाइफल करने की कोशिश की थी, और आज भी वो कोशिश हो रही है। तो ऐसे पावरफुल जब एग्जीक्यूटिव होते हैं, मिसिस गांधी जैसे या नरेंद्र जी मोदी जी जैसे, उन सब रेजिम में कभी ऑब्जेक्टिव अपॉइंटमेंट हो ही नहीं सकती है। तो हमारे देश के सामने बहुत विकल्प बहुत मुश्किल है कि कोलेजियम सिस्टम यहाँ खराब है, यहाँ एग्जीक्यूटिव को अगर आप सत्ता दे देंगे एनजेएसी थ्रू मैकेनिज्म से, तो वही अपॉइंटमेंट वही करेंगे, अपने लोगों की अपॉइंटमेंट करेंगे। आज देख रहे हैं कि आप एग्जीक्यूटिव अपने फेवरेट अफसरों को बार बार क्यों एक्सटेंशन दिए जाती है। ईडी के डायरेक्टर साहब को 3 बार एक्सटेंशन दिया गया, चीफ सेक्रेटरी कैबिनेट सेक्रेटरी को एक्सटेंशन दिया गया। हर एक जगह पर अपने फेवरेट अफसरों को सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंशन दे रही है। क्यों? क्योंकि वो अफसर उनके लिए काम करने के लिए तैयार है। तो ऐसा ही होगा कि एग्जीक्यूटिव के हाथ में अगर पावर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस चला गया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो वो लोग भी अपने आदमियों को अपॉइंट करेंगे। आज भी कर रहे हैं थ्रू कोलेजियम सिस्टम। ऐसा नहीं है कि सरकार का प्रभाव कोलेजियम सिस्टम पर बराबर है, और आज भी पिछले 8-9 साल में तो जो रिकमेंडेशंस आ रहे हैं वो देख रहे हैं कि उसमें क्लियरली सरकार का और एक आइडियोलॉजी का प्रभुत्व है। आप कह रहे हैं कि इंदिरा और अभी जो करंट गवर्नमेंट है उस तरह की एग्जीक्यूटिव से आपका क्या मतलब है? मतलब ज़्यादा मैंडेट वाली गवर्नमेंट, या क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, तो सरकार जहाँ लीडर इज वेरी स्ट्रांग, मिसिस गांधी वाज स्ट्रांग, शी ब्रॉट, एवरीबडी नोज दैट शी वाज एन एक्सट्रीमली स्ट्रांग लीडर। सो इज मिस्टर नरेंद्र मोदी, इज अ वेरी स्ट्रांग लीडर। पर पहले क्या होता था, देखिए कानून क्या था कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कि प्रेसिडेंट विल अपॉइंट judges to Supreme Court and High Court in consultation with Chief Justice. Okay, consultation. उसको कंसल्टेशन शब्द को सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में 92 में कंसल्टेशन को कंकरेंस बना दिया। कंकरेंस से लिख के फिर उन्होंने बोला कि चीफ जस्टिस विल बी द फाइनल अथॉरिटी, और उसको असिस्ट करने के लिए 3 या 5 जजेस रहेंगे। पहले क्या था कि प्रेसिडेंट यूज्ड टू कंसल्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस इन टर्न कंसल्ट करते थे स्टेट के चीफ जस्टिस को और स्टेट के चीफ मिनिस्टर को, और एक
म्यूचुअल रिस्पेक्ट था। पॉलिटिक्स इतना गिर नहीं गया था 1980 तक जितना बाद में गिरा है। आज के दिन पॉलिटिकल लाइफ बहुत ही अजीब सी हो गई है, जिसमें एक्सेलेंस का तो कोई महत्व है ही नहीं। आज के दिन मेरे 2 अपॉइंटी, आपके 2 अपॉइंटी, ये मेरे हैं, ये मेरे नहीं है, उसी हिसाब से अपॉइंटमेंट्स हो रही है। ये कांग्रेस सरकार में भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी सरकार में ही हो रहा है। 1990 के बाद ये मामला चल ही रहा है, और आज देख रहे हैं कि आप पूरे हिंदुस्तान में जुडिशरी इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी होनी चाहिए। आप देखिए इजराइल 8:7 इजराइल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया और बोला कि नेतन्याहू के जो रिफॉर्म थे, लीगल रिफॉर्म, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब जहां वॉर चल रही है, देश देख रहा है कि क्या हालत होगी, उस माहौल में सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि नेतन्याहू कैन नॉट से कि सरकार जुडिशरी पर हावी हो सकती है। उन्होंने अपने रिफॉर्म में बोला कि जुडिशरी कैन नॉट हैव द लास्ट वर्ड, पार्लियामेंट विल हैव द लास्ट वर्ड, एग्जीक्यूटिव विल हैव द लास्ट वर्ड। जजेस ने बोला नथिंग डूइंग, एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इजराइल इज लेड बाय अ लेडी जज, एंड द अटॉर्नी जनरल जो है वो एक महिला है। उन्होंने सरकार को डिफेंड करने से इनकार कर दिया इस कानून में, बोला कि नहीं, ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और मैं सरकार को नहीं डिफेंड करूंगी। सरकार को प्राइवेट लॉयर एंगेज करने पड़े और सरकार की हिम्मत नहीं है कि उस अटॉर्नी जनरल को डिसमिस करे। तो ये ऐसी, आज देखिए केनिया में, आप छोटे केनिया में देखिए, केनिया में जब थोड़े साल पहले, 2-5 साल पहले लास्ट इलेक्शन हुआ, केनिया की सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन को रद्द कर दिया। पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान सबसे बड़ा मिसाल है। मैं कहता हूं, आप पाकिस्तान को रोज कोसते हैं, पर जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को हटाया गया जनरल मुशर्रफ की रेजिम में, पूरा बार पाकिस्तान में खड़ा हो गया। पूरे बार ने पूरे पाकिस्तान में हड़ताल कर दी और जजिस ने जजमेंट देकर बोला कि चीफ जस्टिस को रीइंस्टेट करें, और रीइंस्टेट किया। तो जो आप कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी को जो इंडिपेंडेंस दी गई है, प्रैक्टिकली आज जुडिशरी उतना इंडिपेंडेंट नहीं है। नहीं, जरूर नहीं है, जरूर नहीं है। वी ऑल नीड टू रियली एड्रेस दिस इशू। गुड जजेस ऑल्सो हैव टू एड्रेस दिस इश्यूज। गुड जजेस शुड नॉट रिमेन साइलेंट। उनको जब बेंच में तब बोलना चाहिए, बाहर निकल के बोलने का कोई फायदा नहीं है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। आज एफिशिएंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज एफिशिएंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देयर आर जजमेंट्स, जहां केसेस, जहां सुनवाई होने के बावजूद 1-2 साल तक जज जजमेंट नहीं देते हैं। मुझे याद है, मैंने प्रैक्टिस चालू की और मैंने अपने खुद के फादर को देखा है जब वो डिस्ट्रिक्ट जज थे। मैं तो छोटा था उस वक्त, बट केस की हियरिंग जैसे खत्म हुई, डायस पर ही सीधा जजमेंट डिक्टेट चालू कर देते ताकि कोई आपको अप्रोच भी ना कर सके। तो जो जुडिशियल फ्रीडम आप कह रहे हैं कि नहीं है और इंटीग्रिटी भी शक के घेरे में है, तो उसको इम्प्रूव करने में बार का क्या रोल है? बार का बहुत बड़ा रोल है। और वो रोल कितना पूरा हो रहा है? बार का बहुत बड़ा रोल है। बार का दायित्व अब है कि जो सिस्टम को अगर अच्छी बनाना है तो बार को ही काम करना है, और अगर सिस्टम खराब हो रही है तो बार के कारण भी हो रही है। और जस्टिस अरुण मिश्रा ने लिखा है एक केस में तमिलनाडु के, कि बार की ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी बनती है कि एक, देखिए एक चीज समझ लीजिए, आज देश आजाद क्यों हुआ? सबसे लीडिंग आजादी के जो लीडर्स थे वो वकील थे, गांधी, नेहरू, पटेल। तो अगर उनमें इतनी हिम्मत थी तो आज बार में क्यों ऐसी हिम्मत नहीं आ रही है कि एटलीस्ट हमारे देश के जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकारें हैं या हमारे जजेस हैं जो डेमोक्रेटिकली अपॉइंटेड जजेस हैं, उनको हम एक आईना ना दिखाए। जजेस को, जुडिशरी को जो एक एक्सट्रीम प्रोटेक्शन मिला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन से, क्या आपको लगता है कि ये प्रोटेक्शन भी कहीं ना कहीं जो जुडिशरी पर एक पर्दा डालता है और वो जो एक परसेप्शन बनाता है आम पब्लिक में कि जुडिशरी के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? मैंने बहुत सारे चीफ जस्टिस को बार बार रिक्वेस्ट किया था, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को। मैंने जब चिट्ठी लिखी उनकी अपॉइंटमेंट पर कांग्रेचुलेशन देती हुई, मैंने लिखा था सबको बार बार कि देखिए आप एक इंटरनल कमिटी बनाइए, आप एक कमिटी जिसमें सब स्टेक होल्डर्स हो, और 20-25 लोगों का एक ग्रुप बनाइए, उनको पूरे देश में भेजिए और बोलिए कि क्या हम खुद कर सकते हैं इस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। आज फॉरगेट इनएफिशिएंसी, फॉरगेट करप्शन, आज लोगों को न्याय की जरूरत है।
लोग न्याय के लिए तरस रहे हैं। अगर एक वर्कर अपना जो अनपेड वेज है उसके लिए 20 साल तक लड़ता रहे तो क्या फायदा। आज हजारों प्रिजनर्स जेल में हैं, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, एंड हम जानते हैं हमारी कानून व्यवस्था कैसी है, हम जानते हैं हमारे पुलिस कैसे लोगों को अरेस्ट करते हैं। इन्वेस्टिगेशंस आर शॉडी, एवरीबडी नोज दैट। और सही आदमी को हम नहीं पकड़ते हैं, गलत आदमी को पकड़ के अंदर डालते हैं। हमारा कन्विक्शन रेट बहुत पुअर है। आज 5 लाख अंडर ट्रायल प्रिजनर्स बैठे हैं बेचारे, उनके कब केसेस आएंगे? बेल किसी को नहीं दे रहे हैं आप। तो न्याय अगर लोगों को नहीं मिलेगा, अगर न्याय प्रणाली का न्याय नहीं दे सकती है, तो फिर इस प्रणाली का फायदा क्या? सीरियस मैनेजमेंट टेक्निक्स टू ओवरकम चैलेंजेस। ये बता सकते हैं कि जो इस तरह की समस्या है, जो आपने जेनरिक बात की, आपको निजी तौर पर इसका सामना करना पड़ा हो, आप किसी अपना केस का उदाहरण देके अगर आप इन बातों को कुछ बता सकें हमें। नहीं, मैं इंडिविजुअल केस आपको नहीं बताऊंगा, बट वो बार बार होता है। बार बार मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जुडिशल सिस्टम में बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ हैं। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचना बहुत महंगा काम है। इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर क्या वकीलों की तरफ से क्या पहल देखते हैं और ओवरऑल जुडिशरी की तरफ से क्या पहल देखते हैं? जस्टिस लेना बहुत महंगा हो गया है, मैं मानता हूँ। और अच्छे वकील, जिसमें मैं भी अपने आप को कोस सकता हूँ कि हम लोग बहुत ऊंची फीस चार्ज करते हैं, बट मेनी ऑफ अस, आज मैं साल में 60-70 मैटर्स फ्री ऑफ चार्ज करता हूँ। कोई भी सैलरीड आदमी मेरे पास आता है, या डॉक्टर हो सैलरी, या टीचर हो, या आर्म फोर्सेस का मेंबर हो, मैं कभी उनसे फीस आज तक 46 ईयर्स में चार्ज नहीं किया। आई डोंट चार्ज फीस फ्रॉम देम, डिजर्विंग लोगों को। बट हम लोगों के पास कम आते हैं ऐसे लोग, क्योंकि सब लोग समझते होंगे कि हम लोग बड़े वकील हैं, महंगे वकील होंगे। बट जब भी कोई आता है तो मैं कभी मना नहीं करता हूँ। और मैं ज़रूर कहूँगा अपने साथी मित्रों को, जो मेरे से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, जिनका बहुत बड़ा नाम है एज सक्सेसफुल लॉयर्स, कि उनको भी ये ऐसा अप्रोच करना चाहिए। पीपल लाइक चंदर उदय सिंह, मीनाक्षी अरोरा, उज़ैफ अहमदी, प्रशांत भूषण, ऐसे बहुत सारे, गोपाल शंकर नारायण, ऐसे बहुत सारे वकील हैं जो फ्री ऑफ चार्ज करने के लिए तैयार है और करते हैं। बट व्हाट इज़ रियली ट्रबलिंग इज़ डिफरेंट। आज फ्री लीगल एड इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन, और सरकार उसमें अबजों रुपया खर्च करती है। पर दुख की बात तो ये है कि लीगल एड सिस्टम इज़ रियली इनएफिशिएंट। मैंने बार बार मैं भी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का 5 साल मेंबर रहा, नालसा का। और नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में मैं जब गया, तब मैंने देखा कि उसके अकाउंट्स मेरे पहले से 15 साल से कभी ऑडिट ही नहीं हुए थे। और मैंने रेज किया, इशू किया, ये अकाउंट्स ऑडिट नहीं हुए, ये सब खर्चे कहाँ जा रहे हैं। एक बार तो हमने देखा कि कुछ एडवर्टीजमेंट के लिए हमने कोई करोड़ों रुपया खर्च किया था। नाउ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी को क्या एडवर्टीजमेंट देना है? हम कोई थोड़ा सर्फ या निरमा बेच रहे हैं। तो मैंने उसको रेज किया। उस वक्त के जो चेयरमैन थे, मैं नाम नहीं दूंगा, उन्होंने वो दबा दिया इशू, और नहीं उसमें कोई किया। लकीली 2-4 महीने के बाद वो रिटायर हो गए और जस्टिस रूमापाल आई एज चेयरपर्सन। एंड इन फर्स्ट मीटिंग आई टोल्ड हर के शी इमीडिएटली एग्रीड। शी सेज ये तो बहुत बुरी बात है, और ऑडिट होना चाहिए, और CAG से ऑडिट होना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है कि लीगल एड सर्विसेज, सुप्रीम कोर्ट में भी एक कमिटी है सेपरेट, और जनरली अच्छे वकीलों को केस नहीं देती है। मैंने खुद बार बार भीख मांगी है लीगल एड कमेटी के चेयरमैनों को, जो कि नंबर 2 जज होता है सुप्रीम कोर्ट में, कि आप हमें 10 केस महीने के भेजिए। हर एक टॉप लॉयर को आप 10 केस भेजिए, नहीं आते। पिछले 10 साल में मेरे पास एक बार केस आया है सुप्रीम कोर्ट लीगल एड कमिटी से, जिसमें मुझे क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करने के लिए सर्टिफिकेट मांगा गया था। मैंने पूरे केस की छानबीन की, और मुझे लगा क्रिमिनल केस था कि उसमें बहुत बुरा अन्याय हुआ था। मैंने 12 पेज या 15 पेज का ओपिनियन लिख कर दिया और उनको वापस दिया। उन्होंने मुझे बताया भी नहीं उस केस में क्या हुआ है। लेकिन अभी जैसे हाल के समय में हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बात सरकार सुनती नहीं है। एक उदाहरण सिर्फ अगर हम बताएं, CEC के अपॉइंटमेंट का जो मामला है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो सरकार ने बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया। तो ये जो मामला है, ये सिस्टम को कहाँ ले जाएगा? देखिए,
ये सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। जैसे मैंने उदाहरण दिया इजराइल का, केनिया का और पाकिस्तान का। अगर हमारी सुप्रीम कोर्ट में इतनी ताकत नहीं है तो फिर क्या हो सकता है? देखिए इमरजेंसी में भी यही हुआ। एडीएम जबलपुर के केस में जब सुप्रीम कोर्ट के सामने केस आया इमरजेंसी में कि फंडामेंटल राइट्स को इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड किए जा सकते हैं कि नहीं, तो मेजॉरिटी जजेस ने व्यू लिया कि नहीं, सस्पेंड करे जा सकते। तो हम लोगों को इमरजेंसी में कोई वो ही नहीं था, हमारा हक ही नहीं था फंडामेंटल राइट। अब आज भी वो कर सकते हैं उस जजमेंट को। उसमें चंद्रचूड़ साहब के फादर जस्टिस यशवंत चंद्रचूड़ साहब भी शामिल थे, जस्टिस भगवती जो कि बहुत बड़े नामी जज, अपने आप को बहुत पीपल्स जज बोलते हैं, उन्होंने भी साइन कर दिया। एक ही जज खड़ा हुआ हमारे लिए, देशवासियों के लिए, जस्टिस HR खन्ना, और उन्होंने बोला कि नहीं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो प्रॉब्लम क्या है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन द जुडिशरी। जुडिशरी मस्ट स्टैंड अप फर्मली अगेंस्ट। आप कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिबेट में आप बार बार देखेंगे कि मेंबर्स आफ्टर मेंबर सेड कि हम लोग जुडिशरी को ऐसी इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं कि वो सरकार पर एक नज़र रख सके कि भाई बहुत बुरे हालत हो रहे हैं देश में। उस वक्त 1947 to 49 आर द डिबेट्स। मेनी मेंबर्स सेड कि भाई सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, कलेक्टर, किसी को भी चाहे अरेस्ट कर लेता है आज के दिन। तो देश में कोई ह्यूमन राइट्स या फंडामेंटल राइट्स या सिविल लिबर्टीज जैसा कुछ है ही नहीं। उस वक्त कंप्लेन कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि हम ऐसी जुडिशरी बनाना चाहते हैं जो हम जरूर मानते हैं कि एक जुडिशरी इस देश में राजकारण को चेक में रखेगी, कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करेगी, और अगर पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली कोई कानून ऐसा बनाती है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराएगी। और अगर कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन ऐसी है कि जो खराब एक्शन है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लोगों के फंडामेंटल राइट्स पर अटैक करती है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन करेगी। इसमें अंबेडकर साहब से लेके सब लोग बोले हैं, KT शाह साहब, कन्हैयालाल मुंशी, you name Mr. Sampath, so many people have spoken so brilliantly about it in the debate। क्योंकि आज अगर वो ऊपर से आएंगे तो देखेंगे इस जुडिशरी को, तो वो तो बेचारे ताजुब हो जाएंगे कि क्या देश को हमने कॉन्स्टिट्यूशन दिया ऐसे हालात के लिए। जुडिशरी मतलब कमजोर है, आप कह रहे हैं? बहुत ही कमजोर है, बहुत ही कमजोर है, कोई डाउट नहीं है। सरकार हर एक केस में पिछले 10 साल में आप देख रहे हैं, कोई भी इम्पॉर्टेंट केस है जिसमें सरकार आ ही नहीं रही है, तो उसका क्या मतलब हुआ? आई मीन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से व्हाट इज हैपनिंग। बट और आज लोगों को देखिए, बेल, आप बेल नहीं दे रहे तो आप ऑपोजिशन के हर एक नेता को पकड़ के अंदर डाल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट बोल रही है हम बेल नहीं देंगे आपको। बेल तो हक है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है बेल इज अ राइट, जेल इज एन एक्सेप्शन, और आप बेल नहीं देंगे। कोई मटेरियल नहीं मिला है, कोई कैश नहीं मिली है, जैसे ये दिल्ली का लीकर केस, देयर इज नॉट, आई मीन ट्रेल है बट कैश कहाँ मिली है किसी के पास जिनको आप जेल रख सकते? आप मुझे अरेस्ट जब करेंगे जब मेरे पास से कोई कैश मिले। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इज बेस्ड ऑन दिस कि अगर कोई कानून का भंग किया है मैंने और साथ साथ मेरे पास कोई उसके प्रोसीड्स आए हैं। अगर कोई प्रोसीड्स नहीं है तो आप, इनकम टैक्स का मामला अलग है कि भाई आपने इनकम टैक्स इवेजन किया, पर यहाँ तो इट्स अ वेरी सीरियस ऑफेंस विथ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। इसको इतनी इजी तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ईडी इतना दुरुपयोग कर रही है और सुप्रीम कोर्ट इसको जस्टिफाई कर रही है। नहीं तो आप जैसे कह रहे हैं कि सरकार सारे केसों में लगभग जीत रही है, तो उसमें तो उसका एक पहलू ये भी हो सकता है ना कि वकील ने केस मजबूती से जज के सामने रखा नहीं। तो इसमें वकील, आप जो है जज पर उंगली उठा रहे हैं। नहीं, बट वकील भी जिम्मेदार हो सकते हैं ना इसके लिए। नहीं, मैं जज पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जजेस हैव सीज्ड टू बी फियर्सली इंडिपेंडेंट। वकील का इसमें कोई रोल नहीं होता है। अगर वकील बहस ना भी करे तो भी जज का दायित्व बनता है कि वो सही तरह से इंटरप्रेट करके अपना जजमेंट दे। वकील ना भी हो तो भी जज को अपना ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। आई विल डिसाइड द केस विदाउट फियर एंड फेवर, दैट्स व्हाट द ओथ इज। आप देखिए ओथ, बहुत कम कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ल्ड में ओथ दिया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ओथ दिया गया है। इसीलिए जो है हम आपका पर्सनल एक्सपीरियंस पूछ रहे थे, ताकि ये जो बातें हो रही है परसेप्शन बेस्ड बातें हो रही हैं। अगर आप पर्सनल एक्सपीरियंस बताएंगे तो एविडेंस बेस्ड और फैक्ट बेस्ड बातें होंगी। मेरा काम नहीं है आपको एविडेंस देने का, मीडिया को ये सब ढूंढना चाहिए। मीडिया रोज बैठती है, एवरीथिंग इज ओपन। मीडिया शुड फाइंड आउट कि ये जजमेंट कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। मीडिया शुड नो दैट।
आज देखिए नहीं, आप ही के थ्रू जानेंगे ना। नहीं, हम बता नहीं सकते। व्हाई शुड एज लॉयर वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल केसेस। मैंने बहुत बार रेस किया है जजों को सामने और जजिस के सामने रेस किए हैं बहुत बार प्रश्न कि आप क्यों ऐसे केस की सुनवाई कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, और जजिस हैव रोल्ड बैक। तो वो तो एक मैटर ऑफ फैक्ट है कितने, एंड इट इज़ ऑल रिपोर्टेड। बट व्हाट इज़ रियली इम्पोर्टेंट इज़ कि एक हेल्दी सिस्टम बननी चाहिए। आपको निजी एक्सपीरियंस पे क्या ऐसा लगता है कि आपस में जो आपकी बातचीत होती है कोर्ट में, उसमें ये चिंता झलकती है, जजेज में, वकील में ये चिंता झलकती है कि एक प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब उसको कॉग्निजेंस में लिया जा रहा है जुडिशरी द्वारा? मैं जरूर कह सकता हूँ कि आप कोई भी कोर्ट में चले जाइए एज रिस्पॉन्सिबल मीडिया पीपल, आप कोई भी वकील जिसको आप जानते नहीं हैं उनको खाली पूछ लीजिए कि आप खुश हैं आपकी सिस्टम के, आपके जजिस से। नीचे की कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक चली जाइए, कॉरिडोर में खाली चलिए और पूछिए और आपको जवाब मिल जाएगा। मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूँ केसेस आर्ग्यू करने के लिए, हर एक जगह जाता हूँ, वहाँ वकील मुझे बोलते हैं कि सिस्टम बहुत ख़राब हो गया है, प्रैक्टिस करने के लायक नहीं रहा है। आज मैं गुजरात हाई कोर्ट आई स्टार्टेड, इट्स माई मदर कोर्ट। आज गुजरात हाई कोर्ट के मुझे वकील बार बार आकर सुप्रीम कोर्ट में बोलते हैं कि हम और कुछ कर सकते थे ज़िंदगी में तो और कुछ करते, पर हम कुछ नहीं कर सकते इसलिए हम कोर्ट में बैठे रहते हैं। बहुत सारे वकील, एक आध दो नहीं, and responsible lawyers. These are not some young lawyers. These are responsible, respected lawyers who are saying. So everywhere there is a feeling. I mean, I also feel after 46 years extremely, आज मैं बहुत ही disappointed हूँ सिस्टम से, बहुत ही disappointed, क्योंकि इस सिस्टम में अगर आपको कोई श्योरिटी नहीं है कि अच्छे केस का आपका नतीजा अच्छा आएगा आपकी मेहनत के बाद, और जज ऐसे फैक्ट्स और ऐसा लॉ है कि जहाँ जज कोई और डिसीजन दे ही नहीं सकता है, तो यू फील फ्रस्ट्रेटेड। इट इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। और केसेस चलते नहीं है, एडजमेंट पर एडजमेंट होते जा रहे हैं। कितने केसेस हैं जिसमें वो तारीख भी नहीं देते हैं, और हियरिंग भी नहीं करते हैं। उनको बोलिए कि आप दूसरी कोर्ट में भेज दीजिए तो दूसरी कोर्ट में भेजेंगे नहीं। ऐसे कितने इंपॉर्टेंट केसेस हैं लोगों के कि जिनकी सुनवाई नहीं होती है। एक चीज़ जो बार बार सुनने में आती है वो रोस्टर को लेकर भी अक्सर विवाद होते रहता है, और 2018 में तो हिस्टोरिक हो गया जो जजों ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और बार एसोसिएशन भी लगातार इस बात को लेके एग्रेसिव रहता है। ये विवाद है क्या और क्यों ये विवाद उठता है? देखिए, जैसे जस्टिस गोगोई ने खुद बोला था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर आप देखेंगे तो, और फिर वो भूल गए, और जब चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने भी वो चालू कर दिया कि चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा जो केसेस एलोकेट कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो रोस्टर सिस्टम क्या होता है कि चीफ जस्टिस के पास पावर है, बट वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, बट हर एक पावर इज कपल्ड विद ड्यूटी। और आपकी ड्यूटी बनती है कि आप जब रोस्टर बनाएं तो बेंचेस ऐसी एक तो पहले बनाएं कि जो दोनों जजेस सक्षम हो, एक तो आप और दोनों जजेस ऐसे हो जिनको पर्टिकुलर कानून में इंटरेस्ट है, जिनमें जानकारी है, जिनमें उनको एक्सपीरियंस है। अगर आप एक जज जो आया है सुप्रीम कोर्ट में जिसने कभी क्रिमिनल का काम ही नहीं किया है अपने हाई कोर्ट जजशिप के दौरान या वकीलात के दौरान, तो उसको आप क्रिमिनल वर्क दे देंगे तो क्या होगा? ही विल नॉट बी एबल टू डू प्रॉपर जस्टिस। उनके विचार अलग होंगे, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस को वो जानते ही नहीं है। ये एक बात हुई कि एक बेंचेस कैसे आप रोस्टर करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड रोस्टर। चीफ जस्टिस का पावर है, बट वो दैट पावर मस्ट बी एक्सरसाइज वेरी प्रॉपरली। मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पिताजी जब गुजरात हाई कोर्ट के जज बने तो पहले ही दिन चीफ जस्टिस भगवती थे वहाँ। उन्होंने मेरे फादर को पूछा कि ब्रदर दवे आपको किस कानून में इंटरेस्ट है और किस कानून में आपको एक्सपीरियंस? तो मेरे फादर ने बोला कि ये कानून है जिसमें मैंने काफ़ी काम किया है, मुझे इंटरेस्ट। बोला ब्रदर आई विल गिव यू दैट वर्क। तो इट वाज वेरी एक्सट्रीमली ओपन ट्रांसपेरेंट सिस्टम। आज के दिन क्या है, बहुत सीक्रेटिव एक एक्सरसाइज करते हैं रोस्टर बनाने की, और जिसमें जिसमें अनफॉर्चुनेटली इट इज़ नॉट। आज आपको यूटिलाइज करना है, यू आर द कैप्टन ऑफ द टीम। अगर क्रिकेट का कैप्टन अगर बॉलर को बैटिंग ओपनिंग में भेज दे बॉलर को, तो क्या होगा?
या बैट्समैन को बोलेगा तुम बॉलिंग करो तो क्या होगा? सो यू नो एज अ कैप्टन चीफ जस्टिस मस्ट नो कि भाई किस तरह से अपने जजेस का मैं सही इस्तेमाल करूं ताकि अच्छे से अच्छा न्याय लोगों को जल्दी से जल्दी मिले। दूसरा क्या हो रहा है कि प्रोसीजर क्या है कि अगर केस नंबर ए अगर एक बेंच में आया, 2 जजेस की बेंच होती है सुप्रीम कोर्ट में, तो सीनियर जज मिस्टर ए है, जूनियर जज मिस्टर बी है, तो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के हिसाब से वो केस जज ए के सामने ही सुनवाई होगी बार बार, जब तक उसमें लीव नहीं ग्रांट किया। हमारे यहाँ 2 स्टेज होते हैं, पहले नोटिस स्टेज और फिर लीव ग्रांटेड के बाद फाइनल हियरिंग स्टेज। तो जब तक लीव स्टेज पर रहता है तब नोटिस स्टेज पर उस जज के पास ही रहेगा, उस जज के सिवा दूसरे जज के पास नहीं जाएगा। हमने ये पॉइंट रेज किया है, मैंने अपने चिट्ठी में ओपन लेटर में चीफ जस्टिस को लिखा है। हम बेंच सिलेक्ट करना नहीं चाहते हैं, हम नहीं बोल रहे हैं कि आप ए बेंच को दीजिए, आप बे बेंच को दीजिए, ये केस, ये गलत बात है। हम ये कहते हैं कि आपने अगर केसेस जस्टिस कौल या जस्टिस बोस या जस्टिस बोपन्ना की कोर्ट में दिए थे सीनियर जज, तो उनको उठा के आप दूसरे जूनियर जज के सामने मत रखिए इस केस को। आपके रूल्स के हिसाब से, आपकी प्रैक्टिस के हिसाब से, आपके कन्वेंशन के हिसाब से ये केस उन्हीं के पास चलना चाहिए और जूनियर जज के पास नहीं भेजना चाहिए। अब क्या हो रहा है कि वो पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस है, किसी ने आर्टिकल लिखा है कि 8 केसेस उसने छानबीन की, पॉलिटिकली सेंसिटिव 8 केसेस ने उठा के जूनियर जज के सामने भेज दिया। तो ये एक पावर जो है इसका दुरुपयोग हो रहा है। अब ये रजिस्ट्री की गलती भी हो सकती है, पर चीफ जस्टिस के ध्यान में जब लाया गया तो चीफ जस्टिस उसके सामने उसमें एक्शन लेने की जगह चीफ जस्टिस अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं कि बार सिलेक्ट करना चाहता है। नहीं, पहली बात आपने ये कही कि जजेस का सही ढंग से इस्तेमाल करें, जो उनकी इफिशियंसी है उसके हिसाब से। कोई स्पेसिफिक आप जेनरिक छोड़ के स्पेसिफिक बात अगर बताएं वो क्लियर होगा। स्पेसिफिक इसलिए कि चीफ जस्टिस जानता है हर एक जज को। हाँ, तो आप व्हाट इज हैपनिंग इज कि आज सुप्रीम कोर्ट में जब अपॉइंटमेंट होती है ना जजेस की, तो उनके कोई 20-25 जजमेंट भी कॉलेजियम पढ़ता नहीं है। 20-25 जजमेंट उनके हाईकोर्ट के जज, एज हाईकोर्ट जज उन्होंने जजमेंट दिए हैं, तो वो जजमेंट अगर आप पढ़े तो डज दिस जज नो कॉन्स्टिट्यूशन, इनका सिविल केसेस में क्या अप्रोच है, इनका क्रिमिनल केसेस में क्या अप्रोच है, आर दे सेंसिटिव टू विमेन्स इश्यूज, आर दे सेंसिटिव टू द इश्यूज ऑफ द दलित्स, आर दे सेंसिटिव टू द इश्यूज ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी, are they very liberal about allowing wrongful police actions or wrongful executive actions? ये सब आपको उनके जजमेंट देखकर समझना चाहिए। 20-25-50 जजमेंट आप उस जज के पढ़ेंगे, व्हेन यू रीड देन यू रियलाइज कि ये जज किस काम के काबिल है, लायक है। तो आप उसको देखते हुए फिर एज चीफ जस्टिस यू डिसाइड कि भाई मिस्टर दवे ने जनरली सिविल प्रैक्टिस की है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस की है, क्रिमिनल प्रैक्टिस खास नहीं की है, मिस्टर दवे को मैं क्रिमिनल वर्क नहीं दे सकता हूँ। और अगर मिस्टर दवे एज हाईकोर्ट जज उनका अप्रोच ऐसा था कि वो कभी कोई एक्यूज को बेल नहीं देते थे, कभी कोई एक्यूज को छोड़ते नहीं थे, बिकॉज देयर आर मेनी जजेस हु आर प्रो प्रोसिक्यूशन, देयर आर मेनी जजेस हु आर प्रो प्रोसिक्यूशन, क्योंकि वो सरकारी वकील रहे होंगे तो वो सरकार के ही मानते हैं, वो कभी कोई आदमी को निर्दोष समझते ही नहीं है। पुलिस जिसको लाया उनको बोलते हैं कि हाँ ही इज गिल्टी, डीम्ड गिल्टी। तो ये सब अप्रोच उनका था क्या, ये सब देखना चाहिए। आइडिया इज दैट जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट जस्टिस मस्ट अपीयर टू बी डन। अगर जस्टिस अपीयर नहीं करता है कि जस्टिस हो नहीं रहा है तो फिर सिस्टम का फेलियर है। जस्टिस विक्टोरिया गौरी को जब जज बनाया गया तो बार की तरफ से यहाँ पर उसमें बेंच के सामने ये बात नोटिस में लाई गई जो उनके बारे में बाद में आया कि हेट स्पीच का मामला है। आई एम नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट्स ऑफ दैट केस एंड आई डोंट वांट टू डिस्कस इंडिविजुअल जजेस, क्योंकि वो सब यू नो एज आई सेड कि अल्टीमेटली द काइंड ऑफ अपॉइंटमेंट्स व्हिच आर बीइंग मेड आर यू नो वेरी देयर होल आई वुड से होल मैकेनिज्म इज नॉन ट्रांसपेरेंट, इट्स कंप्लीटली ओपेक, नोबडी नोज किस ढंग से अपॉइंट करते हैं, किस ढंग से अपॉइंट नहीं करते हैं, दोनों चीज़ देखनी है। तो वो उसमें आई डोंट नो अबाउट द फैक्ट्स ऑफ दैट केस, बट अदरवाइज जजेस आई थिंक कॉलेजियम इज नॉट डूइंग इट्स जॉब प्रॉपर्ली। ऑडियंस के पास कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं। एक सवाल है कि अभी आपने बोला कि
पाकिस्तान की जुडिशरी हमसे बेटर है या कुछ हद तक मॉडरेट है? जिस तरह से कसाब को इतनी लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद सजा दी गई, या संसद हमले में जो आतंकी था उसको सजा दी गई, उसको आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं? मैं तो कहता हूं कि कसब के केस में आपको इतने दिन का टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं थी. इट वॉज ए ओपन एंड शट केस. आपने ओपन एंड शट केस में सुप्रीम कोर्ट में ही कोई 15 दिन का टाइम वेस्ट कर दिया. फॉर व्हाट? आई एम नॉट सेइंग पाकिस्तान की जुडिशरी इज बेटर. आई एम सेइंग कि एक एग्जाम्पल है जो बताता है कि पाकिस्तान की जुडिशरी वॉज फियर्सली इंडिपेंडेंट ड्यूरिंग डिक्टेटरशिप. I would say Supreme Court was not right in hearing this case ad nauseam. There was nothing in that. It was an open and shut terrorism case. And he was there, he was on video, everybody, the whole country saw. ये जो पार्लियामेंट के अभी उन्होंने किया है ब्रीच, ऐसे केस में you should not wait time. What they did, whatever may be their compulsion, they may have defense. You can consider it for reducing sentence. कि भाई हम बेरोजगार हैं, हम बेरोजगारी, बट आप पार्लियामेंट में जाकर सिक्योरिटी ब्रीच करके ऐसे पार्लियामेंट पर हमला करेंगे तो ये तो बहुत सीरियस बात है. तो इसका तो ट्रायल एक्सपीडाइट करके उनको विद इन 1 month यू शुड गिव देम सेंटेंस. वो ट्रायल उनका 2-4 साल तक डिले करने की कोई ज़रूरत नहीं है. इसमें यू हैव विटनेसेस, कॉल MPs, 5 MPs and take their statements and finish with it. So recently in September, so Allahabad High Court had given bail to a rape accused, and he criticized living relationship. So the judgment, the statements that the judge used, that the living relationships are meant as systematic designs to hamper the society's progress. Something. Will the Supreme Court that take this judge into account and critique and tell him that what you said needs more critical thinking approach? Because my question is about the language. See, I'll tell you one thing, कि हमारी जुडिशरी सफिशेंटली सेंसिटाइज्ड नहीं है, स्पेशली इन सब इश्यूज पर. एज आई सेड, इश्यूज रिलेटिंग टू women, issues relating to Dalits. अभी जज साहब ने बोला स्टॉकिंग इज नॉट एन ऑफेंस. व्हाट नॉनसेंस. आप पुलिस लेकर चलते हो इसलिए आपको लगता है स्टॉकिंग इज नॉट एन ऑफेंस. Imagine this woman who's going home in a bus, gets down from the bus station, her house is 1 kilometer away and she's being stalked for 1 kilometer. सुप्रीम कोर्ट में 96% जो जज हैं वो पुरुष हैं, और वैसे ही हाई कोर्ट में सिर्फ 13% जो जज हैं वो महिलाएं हैं. गुजरात हाई कोर्ट इकलौता ऐसा हाई कोर्ट है जहाँ पे महिला जो है वो मुख्य न्यायाधीश हैं. उसी तरह आपने दलितों का मामला भी उठाया, तो क्या अगर इन सारे सेक्शंस की जजेस वहाँ पे पहुँचेंगे तो न्याय उस तरह से हो पाएगा जैसा कि आप कह रहे हैं? एकदम सही बात आपने बोली है. जरूर होगा. देखिए, आज जैसे मैंने बोला कि दलित्स की ट्रीटमेंट, आज 77 साल के बाद आप कोई भी गांव में चले जाइए, देश के कोई भी गांव में चले जाइए, दलित गांव के बाहर रहते हैं बेचारे. सेंसिटिविटी की ज़रूरत है. इसलिए आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि जजेस हु आर फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी, दलित्स एंड विमेन, दे शुड हैव प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन. आज माइनॉरिटी के प्रॉब्लम देखिए, बहुत सारे प्रॉब्लम. आपने CAA के केस में कितने बच्चों को जेल में रख रखा है. उनके बेल केसेस हाई कोर्ट में 33 से 46 बार एडजन हुए हैं. आप फॉलो करिए, यू विल बी शॉक्ड कि दिल्ली हाई कोर्ट में क्या हो रहा है. बेल केसेस 33 से 46 बार एडजन हुए हैं. दे आर नॉट गेटिंग बेल. नो जज इज विलिंग टू गिव जजमेंट. और जज सुनवाई 33 बार सुनवाई करने के बाद जज रिटायर हो जाता है, फिर से वो चालू होता है. सो इट्स अ बिग चैलेंज टू अस. वी नीड दैट सेंसिटिविटी बिकॉज जुडिशरी इज डोमिनेटेड बाय हाई कास्ट हिंदूज. जुडिशरी इज डेफिनेटली डोमिनेटेड बाय हाई कास्ट हिंदूज. तो इमरजेंसी का आपका क्या एक्सपीरियंस था, कुछ याद है आपको? इमरजेंसी में भी कॉलेज डेज में मेरा माय stand was against the emergency उस वक्त भी. although I did have many friends in the Congress party at that time as a young student, पर मैं इमरजेंसी के ख़िलाफ़ था. मेरे पिताजी मिसिस गांधी के काफ़ी भक्त थे, तो वो इमरजेंसी को सपोर्ट करते थे, पर मैं इमरजेंसी को सपोर्ट नहीं कर रहा था. और उस वक्त भी काफ़ी मैंने इमरजेंसी में बहुत सारे जो आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश हुए इंटरनेशनली, वो आर्टिकल्स कभी कभी मैं मंगवाता था अपने मित्रों से विदेश से,
उस ज़माने में पोस्ट में आता था थोड़े दिनों के बाद, महीनों के, वीक्स बाद, और वो आर्टिकल्स को फिर मैं लोगों को देता था कि इमरजेंसी की क्या क्रिटिसिज्म है इंटरनेशनल प्रेस में, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेस इमरजेंसी की बहुत क्रिटिसिज्म करती थी। हमारे यहाँ आप जानते हैं कि बारिंग इंडियन एक्सप्रेस सब अखबार इमरजेंसी में कैटेपुलेट कर गए थे, तो बहुत कम अखबार इमरजेंसी के ख़िलाफ़ लिख रहे थे जो अत्याचार हो रहे थे उनके लिए, बट फॉरेन प्रेस ने उनके बारे में काफ़ी लिखा। तो वो सब आर्टिकल्स आते थे, मैं वो डिस्कस करता था, कॉपीज़ देता था बहुत सारे लोगों को, इंक्लूडिंग पीपल जो जिनकी उम्र मेरे से बहुत, मेरे पिताजी की उम्र के थे, तो उनको मैं मिलता था और बातचीत करता था। पर हमारी और जिम्मेवारी बनती है कि लोगों को हम मदद कर सकें। सो वो मेरी एक तरह की इच्छा इमरजेंसी में भी रही और उसके बाद भी रही। आज भी कोई भी पब्लिक कॉज होता है तो मैं उसमें मदद करता हूँ। कोई भी नेचुरल कैलामिटी हो तो मैं सबसे पहले, मैंने कच्छ अर्थक्वेक में ऑलमोस्ट 1 महीना काम किया अपनी प्रैक्टिस छोड़ के। सुनामी आई तो भी मैं तुरंत 24 घंटे में, लेस देन 24 घंटे में वहाँ कटलोर पहुँच गया था हम मेरे बेटे के साथ, और मैंने मदद की बहुत सारी। पीएम केयर फंड्स में भी आपने कंट्रीब्यूट किया है? हाँ, मैंने अनफॉर्चुनेटली, मैंने दुख की बात है कि मैंने 50 लाख रुपया दिया, तो और ये उस वक्त मुझे पता नहीं था कि पीएम केयर फंड विल बी ट्रीटेड एज अ प्राइवेट फंड, एंड बिकॉज जब पीएम केयर फंड की बातचीत छिड़ी गई तो उसकी इश्तहार, उसके सब ट्रस्टीज़, मिनिस्टर साहब थे, और सब ऐसा माहौल किया गया कि ये एक पब्लिक ट्रस्ट रहेगा। और उस वक्त देश पर काफ़ी संकट था, तो हमारी सबकी जिम्मेवारी बनती है। मैंने 50 लाख रुपया उस वक्त पीएम फंड में दिया और 50 लाख दिल्ली चीफ मिनिस्टर फंड में भी दिया उस वक्त। बट उसके बाद पीएम फंड वाज ट्रीटेड एज अ प्राइवेट फंड, और उन्होंने बोला कि सीएजी विल नॉट इंक्वायर और प्राइवेट ऑडिटर विल इंक्वायर। प्रशांत भूषण ने रिट पिटीशन की इसके बारे में, और मैंने ही आर्ग्यू किया प्रशांत जी के लिए। और दुख की बात है कि जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एम.आर. शाह की बेंच ने ऐसा फैसला दिया कि नहीं, पीएम केयर फंड शुड बी, इज़ नॉट अ पब्लिक फंड एंड ट्रस्ट, एंड इट्स अ प्राइवेट ट्रस्ट. So it is I think it is one of the few, perhaps one of the rarest example which personally does not speak well of the Prime Minister, because मैं प्रधानमंत्री के खिलाफ हूँ उनकी पॉलिसीज़ के, बट मैं मानता हूँ कि मेरे प्रधानमंत्री है और वो एक बहुत नेक इंसान है। उनके लिए ये करना, आई थिंक इट वाज वेरी बैड। अगर हमने पैसा दिया तो इस आश में दिया कि इस पैसे का सही उपयोग होगा। आज हमें पता ही नहीं है कि कहाँ पैसा होता है, और हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी को चिट्ठी लिख के पूछे कि आपने मेरा 50 लाख रुपया कहाँ यूज़ किया। कोर्ट में आपका क्या आर्गुमेंट था और गवर्नमेंट का क्या आर्गुमेंट था? जो नहीं, कोर्ट में हमारा आर्गुमेंट यही था कि ये जिस हिसाब से ट्रस्ट किया गया था, कोई भी कोई भी कंट्री में आज प्राइम मिनिस्टर के नाम से आप फंड क्रिएट करो तो वो कैसे प्राइवेट हो सकता है? सिंपल बात है। अगर मैं एक ऑफिस में बैठा हूँ और मैं अपने नाम पर कोई पैसा चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ, तो अपने लिए इकट्ठा कर रहा हूँ कि देश के लिए इकट्ठा कर रहा हूँ? What is a public trust? Public trust is trust for the benefit of the public. आप प्राइवेट ट्रस्ट करके पब्लिक के लिए एक्सपेंडिचर करें, उसका मतलब नहीं है। यू आर सब्जेक्ट टू स्क्रूटिनी बाय पब्लिक। पब्लिक को आपकी हर एक जो एक्शन है, आपकी हर एक एक्टिविटी है ट्रस्ट की, उसमें जान लेने की एक हक होनी चाहिए। नहीं तो क्या फ़ायदा? सबसे ज़्यादा पैसा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से आया। How can you not account it for through CAG? पैसा कोई ऐसे थोड़ा आया है। So it was, I would say it was a matter of great disappointment. इमरजेंसी के बाद आपके पिताजी इंदिरा के सपोर्टर बने रहे थे या बाद में उनकी राय बदली थी? नहीं, मेरे पिताजी throughout till he died was a strong congressman, because he had seen freedom struggle. He had participated in freedom struggle. So, and freedom has been given to us by Congress party. आज देश भूल गया है। It was Congress party and Congress party alone which has fought the freedom struggle. और आपका पॉलिटिकल एलियनेशन कब डेवलप हुआ? मैं कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं रखता हूँ। मैं कांग्रेस सरकारों को भी बहुत कोसता रहा हूँ। आई एम एंटी एस्टैब्लिशमेंट एसेंशियली। वोट करते समय पर्सन को देखते हैं फिर पॉलिसी को? नहीं, वोट तो इट्स अ मैटर ऑफ योर पर्सनल चॉइस। You don't vote. But one is very clear. I am neither a congressman, I am neither for Congress nor against BJP. I in fact feel that BJP is a good party and it has a great future in this country's democracy.
बट इट्स अ डिफरेंट मैटर. आज पार्टी नहीं रही, दो ही लोग पार्टी चला रहे हैं. एवरी पार्टी इज नाउ अंडरगोइंग ए चैलेंज, एवरी पार्टी. एंड कांग्रेस इज डेफिनेटली अंडरगॉन ए सीरियस चेंज. वो उनके पास आइडियोलॉजी नहीं रही, उनके पास ऐसे नेता नहीं रहे जो कि साफ सुथरे हों और जो कि ढंग से कुछ बोल भी सके. आज देश के सामने इतनी चुनौतियां हैं. आज गरीबी देखिए, आज गैप बिटवीन रिच एंड पुअर देखिए, आज अनएम्प्लॉयमेंट देखिए. कम से कम 25 करोड़ युवक और युवतियां बिना नौकरी के बैठे हैं. मुफ्त में आप 85 करोड़ लोगों को खाना खिला सकते हो, बट उनको अपने पाँव पर खड़े नहीं कर सकते हो. आपकी जिम्मेवारी क्या है कि उनको अपने पाँव पर खड़े करो, उनके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो, एग्रीकल्चर को अच्छा बनाओ, फैक्ट्रीज नई लगाओ, स्मॉल सेक्टर SME सेक्टर को अच्छा बनाइए. ये सब कांग्रेस बात करती है क्या, या कोई भी ऑपोजिशन बात करता है? पूरा नैरेटिव गंदा हो गया है. जी दवे साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट.